गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। वाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव। हमने ये पढ़ा था, एनर्जी का फॉर्मूला ड्रा किया था, ई एन इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। पढ़ा था, याद आ रहा है? तो ये साइन था, ये क्या है? नेगेटिव साइन है इस एनर्जी के फॉर्मूले के आगे। मींस ये जो एनर्जी है वो नेगेटिव में है। व्हाई दिस एनर्जी इज नेगेटिव, हमें इसका आंसर देना था। तो देखिए बेटा, जेड का मीनिंग क्या होता है यहां पर? जेड का मीनिंग है यहां पर एटॉमिक नंबर से, और एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं यहां पर इन्फिनिटी पुट करता हूं, क्या पुट करता हूं? इन्फिनिटी पुट करता हूं। एन ई इन्फिनिटी क्या होगा? -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाय इन्फिनिटी, और समथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है? क्या होता है? जीरो के इक्वल होता है। मीन जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या है, बहुत दूर है, एट इन्फिनिटी डिस्टेंस है पे है, तो देन देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। क्या है? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is very when an electron is very far from the nucleus, then the energy of इलेक्ट्रॉन इज क्या है? जब बहुत दूर है, एट इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या है? व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज वेरी फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, देन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। मींस देयर इज नो force of attraction between electron and nucleus। जब एक इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी डिस्टेंस पे था तो उसकी एनर्जी जीरो है। दैट मींस इलेक्ट्रॉन, ये जो, अगर मान लीजिए ये इन्फिनिटी डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर वैसे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है तो उसकी एनर्जी क्या है? जीरो है। दैट मींस देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। बट व्हेन इलेक्ट्रॉन comes towards न्यूक्लियस, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ आना चाहता है, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे जीरो है, बट अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ आना चाहता है, when an electron come toward nucleus, then due to force of attraction
सम एनर्जी रिलीजेस। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कुछ एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब पहले मेरे पास थे 5, मैंने कुछ रिलीज कर दिए, 2 रिलीज कर दिए, तो कितने रह गए, 3 रह गए, है ना। तो अब देखो, पहले थी एनर्जी 0, अब 0 में से कुछ रिलीज करेगा तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अंडरस्टैंड। पहले एनर्जी थी 0, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो उसके पास अपने तो थे नहीं, तो क्या हुआ, नेगेटिव में चला गया काम। सो दैट्स व्हाई एनर्जी इज नेगेटिव। व्हाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव, बिकॉज एनर्जी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इज 0। मैंने इस फॉर्मूले से पुट करके बताया क्यों होती है 0। तो 0 का मींस देयर इज, वैसे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, आप बोलोगे। बट जब इन्फिनिटी डिस्टेंस पे होगा तो उसके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो जब वो न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ मूव करता है तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस क्या होती हैं, जनरेट होती हैं। और बेटा अक्सर हमेशा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं तो वहां से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और जब भी एनर्जी रिलीज होगी तो कुछ एनर्जी बाहर निकालेगा, रिलीज होने का मतलब गिवन आउट। तो पहले एनर्जी 0 थी, अब कुछ एनर्जी रिलीज करती, तो 0 में से कुछ निकालना मींस आंसर क्या आएगा, वो एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो बेटा नेक्स्ट जो है हमारे पास कंसेप्ट, दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक शेल में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसकी एनर्जी क्या है, क्वांटाइज है, फिक्स्ड है। अब ये क्वांटाइजेशन का मीनिंग मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। आप लोग एक गाड़ी में जा रहे हैं, टैक्सी के अंदर जा रहे हैं, तो वहां पे जो गाड़ी का मीटर है, गाड़ी की स्पीड वाला 0 से स्टार्ट हो रहा है, जो सुई है वो धीरे धीरे ऐसे मूव कर रही है यहां से, देख रहे हैं आप। ये जो सुई है, जो ये, तो ये क्या करती है, धीरे धीरे क्या होती है, इंक्रीज होती है। हर एक पॉइंट से ये क्या हो रही है, पास हो रही है। तो गाड़ी की स्पीड तो क्या होती है, धीरे 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 क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जो गाड़ी का फेयर वाला मीटर है उसमें रुपीज आते हैं रुपयों में। पहले 1, फिर क्या हो रहा है 2, फिर क्या आ रहा है 3, फिर क्या आ रहा है 4, फिर क्या आ रहा है 5। तो उसकी जो फेयर वाला जो मीटर है वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली अपनी वैल्यू क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, फिक्स वैल्यू। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। 1 रुपए के बाद 1 रुपया, 1 रुपया नहीं, 1.1 नहीं हो रहा है, 1.2 नहीं हो रहा है। वो क्या कर रहा है, डेफिनेटली एक वैल्यू को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। मीन्स जो फेयर वाला मीटर था वो तो क्या है, क्वांटाइज है, जबकि स्पीड वाला मीटर क्वांटाइज नहीं है, क्योंकि स्पीड क्या हो रही है, ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास स्टेयर्स है, एक इस तरह की स्टेयर्स है। तो अगर मैं इस स्टेयर की बात करूं तो आप यहाँ पे धीरे 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 करके ऊपर जा रहे हैं, ग्रेजुअली धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। अगर आपका पाँव यहाँ है तो अगर आपने ऊपर जाना है तो आपको इतना पाँव ऊपर रखना ही पड़ेगा, तभी आप दूसरे के ऊपर जाएंगे। फिर इतना पाँव ऊपर रखना पड़ेगा, फिर तीसरे पे जाएंगे। मीन्स एक फिक्स एनर्जी डिफरेंस के बाद जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये तो क्या है, क्वांटाइज है, जबकि यहाँ पर ये चीज क्वांटाइज नहीं है। तो यही होता है बेटा क्वांटाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्वांटाइजेशन का मतलब फिक्स वैल्यू का चेंज। क्वांटाइजेशन का मीनिंग एक फिक्स्ड एनर्जी का होना। हाँ, इलेक्ट्रॉन ये तो है नहीं, फर्स्ट शेल में घूम रहा था, हम उस दिन भी हमने बात की थी, इतनी एनर्जी होती है। फर्स्ट का मतलब n का मतलब 1, अगर हाइड्रोजन है तो क्या आएगा 1। तो फर्स्ट शेल में इतनी एनर्जी है।
सेकंड पे हमने बताया था कितनी एनर्जी होती है, -13.6 जेड स्केयर बाई एन स्केयर। Z1 n की वैल्यू 2 का स्केयर तो कितना हो गया 4। तो सेकंड शेल में कितनी होगी, 4 3 12 1, तो कितनी होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर नेक्स्ट में जाएगा, तो अगर इतनी एनर्जी है तो ही वो क्या कर रहा है, उस शेल में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। मींस ये जो वैल्यूज हैं ये क्या है, क्वांटाइज वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं यूजफुल ऑफ बोहर मॉडल। देखो बेटा, बोहर मॉडल की कुछ बहुत ऐसे पॉइंट हैं जो वेरी वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किसने किया था, बोहर ने किया था। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा जो हमारे पास मेन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस है, इट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को इसी ने ही क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। जो लाइन स्पेक्ट्रम था उसको एक्सप्लेन किया था बोहर ने। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। उससे पहले हम स्पेक्ट्रम की बात कर लेते हैं। स्पेक्ट्रम क्या है, सपोज हमारे पास कोई एक सोर्स है लाइट का, ये व्हाइट लाइट, या कोई भी सोर्स है, मान लीजिए ये क्या है, व्हाइट लाइट आ रही है, उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रिज्म में से क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। तो ये व्हाइट लाइट 7 कलर्स में क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है। तो जो भी इसकी फोटोग्राफिक प्लेट पे इमेज बनती है, जो पैटर्न बनता है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। The impression produced on the photographic plate, that is known as the spectrum, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और ये जो सपोज 7 कलर्स आए तो किस फॉर्म में आए, विबग्यो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये जो स्पेक्ट्रम होता है, जो कंटिन्यूअस, वायलेट के बाद इंडिगो, इंडिगो के बाद ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो ये जो स्पेक्ट्रम होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अगर सपोज मैं कह दूं यहाँ पर वॉयलेट आया या इंडिगो आया, या वॉयलेट के बाद क्या आया है, येलो है, बीच में कुछ क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। तो पहले तो क्या था, अगर हमारे पास लाइन कंटिन्यूसली आ रही थी तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम था। अगर हमारे पास लाइन कंटिन्यूसली नहीं आ रही, जैसे वॉयलेट के बाद इंडिगो आना चाहिए था, इंडिगो के बाद ब्लू आना चाहिए था, तो वो लाइंस कंटिन्यूस नहीं आ रही है। तो उस, अगर लाइन कंटिन्यूस आ रही है तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, तो अगर नहीं आ रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रम। उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट या क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो बेटा अब जो हमारे पास क्वेश्चन ये आता है, जो हाइड्रोजन का वो स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूअस नहीं है। वहां पर कंटिन्यूअस लाइन नहीं आ रही है, क्या आ रही है, डिस्क्रीट लाइंस आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसको देखिए बेटा, समझिए।
ये क्या था बेटा, न्यूक्लियस था। ये क्या है, फर्स्ट शेल। ये क्या है, सेकंड शेल। ये क्या है, थर्ड शेल। और यहां पर क्या पड़े है, इलेक्ट्रॉन पड़ा है। ठीक है, हाइड्रोजन H2, तो मैंने मान लिए 2 इलेक्ट्रॉन पड़े। ठीक है, अगर H हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो 1। और मैं क्या कर रहा हूं, इसको हीट कर रहा हूं। तो हीट करने से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये कहां पर जाएगा, कहां पर जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट पे जाएगा। पहले ये इलेक्ट्रॉन कहां पर था, ग्राउंड स्टेट में। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां पे है, हायर एनर्जी स्टेट। क्लियर कट पता चल रहा होगा। जो ब्लैक है वो ग्राउंड एनर्जी स्टेट है, ब्लू है वो क्या है, हायर एनर्जी स्टेट पे। कैसे चला गया, पहले तो वैसे तो हमने बात की थी, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लूज और गेन द एनर्जी। उसी शेल में घूम रहा था, तो वो एनर्जी को ना तो लूज कर रहा था, ना क्या कर रहा था, गेन कर रहा था। बट हमने क्या किया, इसको हीट किया। हीट करने से इसने कुछ एनर्जी को क्या, इस हीट करने से इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। और एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन कहां पे चला गया, हायर एनर्जी लेवल पे चला गया। और बेटा कोई भी चीज है वो अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट पे क्या होती है, स्टेबल होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट पे आना चाहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कुछ एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा। तो एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो मैं क्या कह रहा हूं, क्या कर रहा है, देखो दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे था, मैंने इसको हीट किया, ये हायर एनर्जी स्टेट पे चला गया। ठीक है जी। तो हायर एनर्जी स्टेट पे जाने के बाद वो क्या आना चाहेगा, अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट पे जाना चाहेगा। क्योंकि लोएस्ट एनर्जी स्टेट पे क्या होता है, कोई भी चीज क्या होती है, स्टेबल होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन भी क्या आना चाहेगा, अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट पे। तो मान लीजिए ये क्या था, फर्स्ट शेल, और ये क्या था, थर्ड शेल। अब ये कितनी एनर्जी लेके ऊपर गया, तो देखो डेल्टा ई क्या होगा, डेल्टा ई क्या होगा, E3 माइनस E1। ठीक है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या आएगा, E3 माइनस E1 होगा। तो देखो ये जो एनर्जी आ रही है, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गया, डेल्टा ई, ये क्या आ रही है, एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी। आपको पता है E1 की वैल्यू कितनी थी, -13.6, और E3 की वैल्यू E3 की वैल्यू थी हमेशा कितनी थी, 1.51, और E1 की वैल्यू माइनस का 13.6। तो कितना डिफरेंस लेके जाएगा, 13.6, 1.51, 10 में से 1 गया 9, तो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अगर इतनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा तभी वो क्या करेगा, हायर एनर्जी स्टेट पे जाएगा। जब वो इतनी एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा, तो वो क्या करेगा, एक क्या कर रहा है, रेडिएशंस क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है।
तो ये जो रेडिएशन एमिट कर रहा है इसकी एनर्जी कितनी है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर सपोज वो फर्स्ट सेल से सेकंड पे जाता, फर्स्ट से क्या जाता सेकंड पे जाता, तो वो क्या करता एनर्जी लोअर से हायर एनर्जी स्टेट पे जा रहा है। और हायर एनर्जी स्टेट पे मैंने आपको क्या बताया, कोई भी चीज क्या होती है अनस्टेबल होती है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूं दोबारा से, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन jumps from lower energy level to higher energy level, then it tries, then it comes back to lower energy state by emitting some energy in the form of रेडिएशन। जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एनर्जी स्टेट पे जाता है तो वो क्या करता है, ट्राई करता है लोअर एनर्जी स्टेट में आने की। और लोअर एनर्जी स्टेट में तभी आएगा जब वो क्या करेगा, अपने में से कुछ एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो अगर फर्स्ट लेवल से थर्ड पे जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है वापस में लोअर एनर्जी स्टेट पे आने के लिए। अगर वो यही फर्स्ट से सेकंड पे जाता तो सेकंड शेल की एनर्जी देखिए क्या है, ये सेकंड शेल की एनर्जी है। फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी, E2 माइनस E1। तो E2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3.4 माइनस का 13.6। तो इसको सोल्व करोगे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया, 6 में से 4 गया 2। तो अगर वो फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पे जा रहा है, तो अगर सेकंड से फर्स्ट पे आ रहा है तो कुछ एनर्जी क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। वो एनर्जी कितनी है, 10.2 आ रही है। यहाँ पे कितनी आ रही थी, 12.09 आ रही है। तो क्या ये वैल्यू ग्रेजुअली चेंज हो रही है, नहीं ना, ये वैल्यू क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू है। अगर फर्स्ट से थर्ड में जा रहा है तो इतना डिफरेंस आएगा, फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है तो इतना डिफरेंस आ रहा है। एक पर्टिकुलर एनर्जी, एक क्वांटाइज एनर्जी है अगर वो फर्स्ट से सेकंड पे जा रहा है। और अगर एक पर्टिकुलर एनर्जी है E इज इक्वल टू एच म्यू, तो अगर पर्टिकुलर एनर्जी है तो उसकी क्या होगी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी। और अगर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है तो न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी लैम्डा, तो उसकी क्या होगी, पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। तो जिस एनर्जी को वो एमिट कर रहा है तो वो उसी ही फ्रीक्वेंसी का क्या करता है, उसी ही वेवलेंथ का, उसी ही एनर्जी का क्या करता है, कलर शो करता है। वो सारे के सारे कलर शो नहीं करेगा। इसलिए जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है, वो क्या होता है, डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता। आई रिपीट अगेन, मेरा क्वेश्चन क्या था, जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, वो क्या होता है, डिस्क्रीट होता है। क्यों, क्योंकि एनर्जी क्या है, क्वांटाइज है। अगर फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है तो उसको इतनी एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी लोअर एनर्जी स्टेट पे आने के लिए। फर्स्ट से थर्ड पे जा रहा है तो इतनी एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी ग्राउंड स्टेट पे आने के लिए। तो
तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, एक फिक्स क्वांटाइज वैल्यू है। अगर फर्स्ट से सेकंड पे जा रहा है, फर्स्ट से थर्ड पे जा रहा है, तो ग्राउंड स्टेट पे आने के लिए उसको इतनी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एमिट करनी पड़ेगी। ये वैल्यू क्या है, एक क्वांटाइज वैल्यू है। तो अगर एनर्जी इतनी एमिट कर रहा है तो देखो फ्रीक्वेंसी E इज इक्वल टू एच न्यू बोहर ने बताया था। तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को ही वो क्या कर पाता है, एमिट कर पाता है। वो सारी की सारी फ्रीक्वेंसी को एमिट, सारे के सारे जो कलर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को एमिट नहीं करेगा। जितनी वो एनर्जी एमिट करता है उसी ही फ्रीक्वेंसी के कलर को क्या करेगा, एमिट करेगा। इसलिए जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता। ठीक है। अगर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n is equal to 1 to n is equal to 2, then find energy and wavelength of emitted electron। तो मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी और वेवलेंथ क्या करना है, कैलकुलेट करना। तो देखो डेल्टा E हमने पढ़ा था किसके इक्वल होता है, देखो n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 2, तो क्या आएगा E2 माइनस E1 आएगा। तो डेल्टा E का फॉर्मूला क्या था, -13.6। अगर हाइड्रोजन एटम के लिए है तो Z की वैल्यू 1 आएगी। ये फॉर्मूला होता है ना Z स्क्वायर बाय N2 का स्क्वायर। तो सेकंड शेल में 2, हाइड्रोजन के लिए वैल्यू क्या आएगी 1, और सेम लाइक दैट -13.6 1 डिवाइड बाय 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आता है -3.4, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 13.6। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई। जो ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड लेवल पे जा रहा है तो सेकंड टू फर्स्ट आने में इतनी एनर्जी ये क्या करेगा, एमिट करेगा। दूसरा हमें क्या करना है, लैम्डा निकालना है। तो E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है। पढ़ा था हमने ये फॉर्मूला, E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C बाई लैम्डा होता है। और H क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड होती है। C क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। लैम्डा हमें यहाँ से क्या कर, एनर्जी गिवन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। बेटा इसका एक शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट क्या है, E इज इक्वल टू 12375 बाई लैम्डा। अगर हम एनर्जी को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट करते हैं तो 12375 डिवाइड बाई E, तो हमारे पास जो ये वेवलेंथ है वो एंगस्ट्रॉन में आ जाएगी। अंडरस्टैंड।